नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसकेसी क्लासेस यूट्यूब चैनल में। रीट एग्ज़ाम 2025 के लिए हम एक ओल्ड क्वेश्चंस पेपर साइकोलॉजी का जो है रीट L2 का है, 2017 का एक पेपर है। बहुत ही शानदार पेपर्स था, ये एक अच्छे लेवल का था। ठीक है, 2017 का जो पेपर है उसका आज हम सॉल्यूशंस देखते हैं। शानदार क्वेश्चंस थे उसमें, उसी पेपर्स के अकॉर्डिंग आपके रीट एग्ज़ाम्स के अंदर जो है क्वेश्चंस आने को मिलेंगे आपको एग्ज़ाम्स के अंदर। ठीक है ना। और कल एक क्लास भी अपलोड कर रखी थी मैंने, कैसे क्या पिछले 20 दिन 25 दिन के अंदर क्या पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, तो अब देखते हैं जल्दी जल्दी, आप सभी का समय खराब नहीं करेंगे। पूरे पेपर्स के 30 ही क्वेश्चन एक साथ चेक करते हैं। तो अब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जो है आपको टेस्ट सीरीज लेने का भी ऑप्शंस मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं साइकोलॉजी की जो चल रही है अभी, और उसके अंदर 50% से भी ऑफर चल रहा है। देखिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपन। पहले क्वेश्चंस देखिए आप। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? क्या बोल रहा है, क्या आशा नहीं की जा सकती है। इंग्लिश में देखिए आप, मे नॉट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए टीचर टू कीप इन माइंड विल रेस्पेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंट। ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता के अंतर्गत एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। देखिएगा, योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, एबिलिटिंग ग्रुपिंग तो कर सकेगा वो। ठीक है, पाठ्यचर्या को समायोजित करना, एडजस्ट करिकुलम भी कर सकता है। बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, लिविंग चिल्ड्रन फॉर सेल्फ स्टडीज नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान अगर वो कर रहा है तो बच्चों को स्वाध्याय के लिए कैसे छोड़ देगा, ये उससे आशा नहीं कर सकते हैं। शिक्षण विधियों को समायोजित कर सकेगा, एडजस्टमेंट मेथड ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके सी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखना, यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है। अब बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या है? क्या है इसका सूत्र? MA/CA गुणा 100, ये है ना इसका सूत्र, है ना। तो अपने को यहाँ MA और CA कितनी दे रखी है? देखिए, पूनम की कालानुक्रमिक उम्र और मानसिक उम्र दोनों ही 9 साल है, यानी कि MA भी 9 है और CA भी 9 है। 9/9 गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ से बुद्धि लब्धि निकल के आएगी 100। अब 100 बुद्धि लब्धि जो निकल के आती है, 100 किस वर्ग के अंतर्गत आ रही है? 90 से 110 के बीच आ रही है, यानी कि इसकी जो पूनम की जो बुद्धि लब्धि का वर्ग है वो औसत वर्ग है। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन औसत वर्ग है, क्योंकि उसका जो बुद्धि लब्धि आया वो 100 आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन ही था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप लोग, निम्न में से कौन से स्वलीनता के लक्षण हैं? ऑटिज्म बच्चों की बात हो रही है, बता चुका हूं मैं। स्वलीनता यानी ऑटिज्म बच्चों के लक्षण कौन से हैं? कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। देखिएगा कि ऑटिज्म बच्चों की विशेषता यानी उसका लक्षण जो कौन सा नहीं है, तो यहाँ जो आपके राइट आंसर होगा कमजोर सामाजिक व्यवहार, रूढ़िबद्ध व्यवहार, कमजोर संप्रेषण, ऊपरी लिखित सभी। तो यहाँ हो जाएगा आपके डी ऑप्शन राइट। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा जो है आपका, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता, इसको क्या कहेंगे? इसको ग्रोथ कहेंगे। क्या कहेंगे? इजी वे में आराम से देखिएगा क्वेश्चंस को। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया जो है वो ग्रोथ कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें, अगला क्वेश्चंस क्या है देखिएगा। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। किशोरावस्था की बात हो रही है, एक बच्चे के विकास हेतु माता पिता शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं। कौन से कार्य कर सकते हैं?
लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, या फिर ऊपरी लिखित सभी। देखिए यहाँ लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना यानी कि जेंडर एजुकेशन देना भी आवश्यक है, और प्रोवाइडिंग सूटेबल एनवायरनमेंट, उसको उचित वातावरण प्रदान करना पड़ेगा। परामर्श और मार्गदर्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, अरेंजिंग करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ जो है ऊपरी लिखित सभी यानी ऑल ऑफ द अबव, यहाँ जो है राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छठा क्वेश्चन देखिए आप, निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है? क्रियात्मक शोध की बात हो रही है, एक्शन रिसर्च, ठीक है। देखिए ऑप्शन, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, यह व्यावहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। देखिए क्रियात्मक शोध जो है वो हमेशा सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है क्या? सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है क्या? देखिएगा इसके आगे, यह व्यवहारिक समस्या से समाधान करने में सहायक है, बिल्कुल प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को देखा जाता है इसमें, ठीक है ना। फिर त्वरित चिंताजनक समस्या, त्वरित समाधान पर होता है ये एक्शन रिसर्च, ठीक है। और यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, उद्देश्य प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। यहाँ जो संबंधित नहीं है पूछ रहा है तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। निर्माण की बात, सिद्धांत निर्माण की बात नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सातवां क्वेश्चन से है, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने के अयोग्यता को दर्शाता है, उसे क्या कहते हैं? केंद्रस्थ, आत्मकेंद्रस्थ, जीववाद, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ना, देखिए बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है, तो वो कहलाता है इगोसेंट्रिज्म। क्या कहलाता है? इगोसेंट्रिज्म। बी ऑप्शन जो है यहाँ राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे अपन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, और निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए? नहीं की बात कर रहा है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, नहीं की बात हो रही है तो आप अच्छे से ऑप्शंस को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। बच्चों को तैयार किया जाना तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना, बिल्कुल राइट बात है, प्रेरित करना पड़ेगा उसको सही रूप से। बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना, ठीक है। उचित अभ्यास तथा ड्रिल का ये किया जाना, ये भी राइट है। जहाँ तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल राइट है। पुरस्कार हमेशा सही रूप में ही कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो है शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए, तो वो है बी ऑप्शन से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन जो है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है, ठीक है, और कुछ प्रवीणता हासिल करता है तथा साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है? हीन भावना के संबंध में यह कथन किसने कहा था, ये पूछ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए जब बात आती है अल्फ्रेड एडलर की, किसकी? अल्फ्रेड एडलर, हीन भावना के बारे में उन्होंने कहा था कि बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में व्यक्ति असफल हो रहा है, ठीक है, कुछ प्रवीणता हासिल करता है, साधारणतः अधीनता और अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो वह हीन भावना कहा जाता है। ऐसा कहने वाले जो थे वो थे अल्फ्रेड एडलर। डी ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर रहेगा, अल्फ्रेड एडलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वोल्टर ने बल दिया है, कौन सी पद्धति है? अधिगम पद्धति जो अत्यंत निपुणता, ठीक है, हाईली इफिशिएंटिस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग अप्रोच, ठीक है, जिस पर बांडुरा और वोल्टर ने बल दिया है। बांडुरा और वोल्टर ने, बांडुरा ने किस पर बल दिया था सबसे अधिक? अनुकरण पे और निरीक्षण पे,
तो बांडुरान ने तो दिया था ऑब्जर्वेशंस पे, ठीक है, और वोल्टर ने इमिटेशंस पे किया था, ठीक है, अनुकरण पे। तो यहाँ राइट आंसर है बी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? निरीक्षण युक्त अधिगम और अनुकरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 11वां क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई विद्यालय बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दंड का क्या प्रावधान है? बिल्कुल आरटी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है। यदि कोई जो विद्यालय है, प्राइवेट विद्यालय है, कैपिटेशन शुल्क लेता है, यानी उसके शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में दंड का क्या प्रावधान है? कोई भी स्कूल हुआ, वहाँ बच्चे के प्रवेश के समय कैपिटेशन शुल्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो उसके अंदर क्या सजा का प्रावधान जो है रखा गया है? देखिए यहाँ जो है प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना तक तो उसको अर्थदंड देना ही पड़ेगा। प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुना अर्थदंड देना पड़ेगा। यहाँ 3 ऑप्शंस जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्राइड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है, यानी कि सभी नियम और जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? फ्राइड क्या कर रहा है? चीजों को समझिए। अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से संतुष्ट करता है। कौन करता है? यह बात किसके संबंध में कह रहा है? फ्राइड जो है। तो देखिए ये इड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यह इड की बात कर रहा है। यहाँ क्या राइट आंसर हो जाएगा? इड राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है आपके 13वां क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीजें, कार्य या फिर लाभ में बदल सकता है? तो उसे क्या कहा जाता है? देखिए टोकन इकोनॉमी की जब भी बात आती है, किसकी टोकन इकोनॉमी? मैंने बताया है कि यह एक तकनीक है। इसके अंतर्गत किसी चीज को हासिल करता है, वह अपने इच्छुक कार्य व लाभ में बदलाव कर सकता है। यहाँ जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपके ए ऑप्शन से, टोकन इकोनॉमी इज राइट आंसर रहेगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन देखिए 14 क्वेश्चन है। समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह समझाया गया है? देखिए यहाँ द्वंद्व की बात हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट की बात हो रही है, ठीक है। दो दिशाएं दे रखी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट है जो कौन सा यूज में आ रहा है? देखिए कि पहले तो वो क्या करना है कि एक विद्यार्थी जो है शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, ठीक है, स्वीकार करना चाह रहा है, यानी कि वो अप्रोच हो गया, वो उसका पॉजिटिव हो गया, ठीक है, अप्रोच हो गया वो, ठीक है ना। उसके बाद में कि वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है, तो वो क्या हो गया? उसका एवोइडेंस हो गया। क्या हो गया? एवोइडेंस, यानी कि उपागम और परिहार। एक हो गया उपागम, एक हो गया परिहार, ठीक है। इसको और भी बोल दे सकते हैं जैसे पद्धति वर्जन, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सी ऑप्शंस रहेगा, पद्धति वर्जन, यानी अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस की बात यहाँ पे हो रही है। जहाँ पर एक इच्छा जो है पॉजिटिव हो और एक इच्छा नेगेटिव हो, वहाँ पर हमेशा पद्धति वर्जन होता है। पद्धति वर्जन को जो है इंग्लिश में आप हमेशा याद रख लेना, अप्रोच और अवॉइडेंस ही लिखा हुआ होगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। हिंदी में चेंज आ सकता है, उपागम और परिहार भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन। देखिएगा, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? देखिए 5 वर्ष का बालक है, कितने वर्ष का? 5 वर्ष का। दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया और संप्रेषण में कमी है और असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, तो इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक हैं? देखिए ये जो हमेशा है इन्फेंटाइल ऑटिज्म, बच्चों की, स्वेलिन बालकों की बात होती है,
शैशव स्वलीनता, ठीक है, ऑटिज्म बच्चों की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है, क्या होती है? खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है और यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को कहा जाता है, पहले बता चुका हूं काफी बार, एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या होता है इसका आंसर? ए ऑप्शन, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है 17वां। यह कथन की, देखिएगा, यह कथन की एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यह किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? यहाँ राइट आंसर आपके होने वाला है, वो होगा गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। क्या हो जाएगा? गुथरी का प्रतिस्थापन सिद्धांत। 18वां क्वेश्चन देखिए आप लोग कि अधिगम का निष्पादन है। अधिगम का निष्पादन क्या होता है? अधिगम का निष्पादन अभिवर्ती है क्या? बिल्कुल। व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग? अधिगम क्या है? मेन चीज अभिवर्ती, एटीट्यूड अधिगम है, ज्ञान भी है, ठीक है, और कौशल भी अधिगम है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके 4, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क करना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान ने इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? पियाजे कौन से चरण की बात कर रहा है? मौलिक तर्क करना चाहते हैं बच्चे, ठीक है, मौलिक तर्क करना चाहते हैं बच्चे। देखिए, एक प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात करी थी, पूर्व संचालन अवस्था की। कौन सी अवस्था की करी थी? पूर्व संचालन अवस्था की, ठीक है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते। प्रथम सार्थक शब्द कब बोल जाते हैं बच्चे जो है, ज्यादातर बच्चे, बताइएगा। देखिए, प्रथम जो सार्थक शब्द है वो 10 से 13 महीने के अंतर्गत बच्चा बोलने लग जाता है। डी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है? बहुबुद्धि सिद्धांत, काफी बार ये क्वेश्चंस जो है मैं कहता हूँ कि आपके जो हार्वर्ड गार्डनर हैं वहाँ से आपके 100% क्वेश्चंस आने वाला है, हार्वर्ड गार्डनर। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक। और इसकी 9 ही प्रकार की बुद्धियों को अच्छे से चेक कर लेना। प्रारंभ में इनने 7 प्रकार की बताई थी, अभी वर्तमान में जो है 9 प्रकार की बुद्धि बता रखी है। 9 ही प्रकार की बुद्धि को अच्छे से याद कर लेना, हार्वर्ड गार्डनर को। मैं कह रहा हूँ यहाँ से 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे इस बार आपको, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? सामाजिक रचनावाद की बात हो रही है, वाइगोत्स्की, पियाजे, डीवी या फिर कोहलरबर्ग। देखिएगा, सामाजिक रचनावाद की बात हो रही है, किसकी हो रही है? कंस्ट्रक्टिविज्म, फिलोसॉफी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ जो बात हो रही है लेव वाइगोत्स्की की बात हो रही है। किसकी हो रही है? लेव वाइगोत्स्की जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये सामाजिक रचनावाद दर्शन पर सबसे अधिक बल दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, पॉइंट 24 की निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? अवरोधक नहीं है, ध्यान रखना। प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति या फिर इनमें से कोई नहीं। अच्छे से देखिएगा क्वेश्चंस को कि कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है, यानी अवरोध पैदा नहीं कर रहा है। प्रेरणा का अभाव, ये प्रेरणा का अभाव है तो अधिगम नहीं हो सकता है। जीवन से न जोड़ना, ये भी रॉन्ग है। अधिगम की जो परिस्थिति है ये हमेशा अवरोधक का काम नहीं करती है, अधिगम परिस्थिति। यहाँ राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 25,
श्रवण में विकृति की माप की जाती है। श्रवण में विकृति की माप किसमें की जाती है? हर्ट्ज, डेसिबल, वोट या फिर पॉन्ड में। यहाँ जो होगा आंसर बी, डेसिबल्स में। ठीक है, सुनने की जो विकृति की जो माप होती है वो हमेशा डेसिबल में ज्ञात की जाती है। अगला क्वेश्चन है 26 की निम्न में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? किसकी बात हो रही है? सूक्ष्म चलन कौशल। ठीक है, फाइन मोटर स्किल, चढ़ना, कूदना, दौड़ना या फिर लिखना। सूक्ष्म चलन कौशल, जहां अपनी उंगलियों के माध्यम से जो कार्य, सूक्ष्म चलन कार्य, उंगलियों के माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है वो हमेशा किस में आएगा? फाइन मोटर स्किल्स के अंतर्गत आएगा। यहाँ जो है लिखना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना जो है हमेशा किसमें आता है? सूक्ष्म चलन कौशल के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। 27वां क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब है, काफी बार बता चुका हूँ। स्कीमा का क्या मतलब होता है कि सूचना का एक संगठित पैकेट का एकत्रित होना या संगठित पैटर्न होता है जो हमेशा स्कीमा कहलाता है। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपके सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन की लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स की एकत्रित होना ही स्कीमा का मतलब होता है। 28वां क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा। सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? सबसे पहली बात रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। ठीक है, यहाँ राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन देखिएगा आप कि निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुनिए। शिक्षणीय वर्ग कौन सा? इजुकेबल वर्ग जो शिक्षणीय 70 से 90, 30 से 50, 50 से 70 या फिर 50 से नीचे। देखिएगा शिक्षणीय यानी कि इजुकेबल्स की जो यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे दो ऑप्शंस को जो है वहाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राइट बना था। दो ऑप्शंस को कौन कौन से? एक तो 70 से 90 है। ठीक है, 70 से 90 को भी इन्होंने राइट मान लिया था और एक 50 से 70 को भी इन्होंने जो है राइट माना था। ठीक है, 50 से 70 भी इन्होंने राइट माना था। यहाँ ए और सी दोनों ऑप्शंस को सही माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है आनुवांशिकता की इकाई है। आनुवांशिकता की इकाई क्रोमोसोम्स, निषेचित अंडा, जीन या फिर युग्मज। देखिए यहाँ राइट हो जाएगा, क्रोमोसोम की जो इकाई है वो जीन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? जीन हो जाएगी। तो ये थे आज के 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पुराने पेपर्स के। इससे इन क्वेश्चनों से आपको ये ज़रूर पता लगेगा कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर जो है कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये चीज़ आपको ज़रूर पता चल गई होगी। ठीक है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहा है। देखिए पुराने पेपर्स का एनालिसिस करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। साइकोलॉजी के अंदर तो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर जितने निकालोगे उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल वाली क्लास में और एक अच्छी नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे, अगली कक्षा, जिसके अंदर एक बहुत ही अच्छा पैटर्न पेपर जो ओल्ड क्वेश्चंस पेपर के बेस पे बना करके लेके आऊँगा। बहुत ही शानदार पेपर रहेगा वो। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।